नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में पेनब्रिज रेलवे स्टेशन में पहुंचे पीएम मोदी, जहां हुआ था महात्मा गांधी का अपमान। जैसी ही ट्रेन में की सवारी, जैसी ट्रेन से दिया गया था बाबू को धक्का। कैप्टन राधिका मेनन को मिलेगा आईएमओ अवार्ड। समुद्र में जान की बाजी लगाकर बचाई थी 7 लोगों की जान। ईमेल के जरिए जताया आभार, कहा तूफान में फंसे लोगों को बाहर निकालनी थी मेरी ड्यूटी। हैदराबाद में असउद्दीन ओवैसी की मुस्लिम युवाओं से आईएस के चंगुल में ना फंसने की अपील। आईएस आतंकी को बताया जहन्नुम का कुत्ता, कहा इस्लाम को बर्बाद करने पर तुला इस्लामिक स्टेट। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह का दावा, 2008 में भेजी थी जाकिर की संदिग्ध गतिविधियों पर रिपोर्ट, नहीं हुई कार्रवाई, फंडिंग की जांच कराने की मांग। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सैकड़ों गांव कराए जा रहे खाली। सीएम शिवराज सिंह ने आपात बैठक बुलाकर की समीक्षा, राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किए गए हेलीकॉप्टर। पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका दौरे पर ट्रेन से सफर किया। पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका के डर्बन में पेनब्रिज रेलवे स्टेशन से ट्रेन बोर्ड की और पीटरमारिट्सबर्ग तक सफर किया। इस सफर में दक्षिण अफ्रीकी अधिकारी भी उनके साथ दिखे। पीएम मोदी का ये सफर इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 7 जून 1893 में युवा वकील मोहनदास करमचंद गांधी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच से बाहर फेंक दिया गया था। वे इसी रूट पर सफर कर रहे थे। उन्हें अश्वेत होने की वजह से ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में रहने नहीं दिया गया था। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों की लड़ाई शुरू की और वे मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन गए। सीएम केजरीवाल ने गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल पर सूरत में होने वाले उनके कार्यक्रम को रद्द कराने का आरोप लगाया। उन्होंने 2017 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए यहां आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान शुरू किया। अपने परिवार के लोगों के साथ सुबह पहुंचे केजरीवाल ने अभियान शुरू करने से पहले सोमनाथ में स्थित भगवान शिव के मंदिर में दर्शन के लिए गए। इस मौके पर आप के राष्ट्रीय संयोजक के साथ उनका परिवार और पार्टी नेता कुमार विश्वास भी थे। उन्होंने कहा, गुजरात में मेरा मूल कार्यक्रम 2 दिन का था। आज हम सोमनाथ जाने वाले थे और कल सूरत में हमारी एक बैठक थी, लेकिन आनंदीबेन ने सूरत के लोगों और व्यापारियों पर अनुचित दबाव डाला और हमारा कार्यक्रम रद्द करा दिया। 4 साल पहले राधिका मेनन वो पहली महिला थी जिन्हें मर्चेंट नेवी में कैप्टन बनाया गया था। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मरीन ऑर्गेनाइजेशन ने समुद्र में अदम्य साहस के लिए सम्मानित करने का फैसला लिया है। राधिका मेनन ऐसी एकमात्र भारतीय महिला हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। आपको बता दें कि राधिका मेनन ने समुद्र में फंसे 7 ऐसे मछुआरों की जान बचाई थी जिन्हें बचाना करीब करीब नामुमकिन हो गया था। पिछले साल जून में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से ओडिशा के गोपालपुर जा रही मछुआरों की एक नाव दुर्गमा समुद्री तूफान में फंस गई और उसका इंजन भी खराब हो गया। मछुआरों के परिवार वालों को लगा कि वो सभी डूब गए हैं। तभी उन्हें फोन आया कि सभी मछुआरों को बचा लिया गया है। मेनन और उनकी टीम ने तूफान के बावजूद उन सभी मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं मेनन ने ईमेल के जरिए कहा है कि वो इस सम्मान के लिए आभारी है। साथ ही कहा कि तूफान में फंसे लोगों को बाहर निकालना उनकी ड्यूटी थी। भारत की बेटी गीता को पाकिस्तान में पनाह देने वाले मशहूर सत्तार ईदी का कराची में निधन हो गया। उम्रदराज ईदी पाकिस्तान के बेहद सम्माननीय शख्स माने जाते थे। वे ईदी ही थे जिन्होंने पाकिस्तान में गीता के सिर पर पिता जैसी छत्र छाया की। एक पराये बल की कई मायनों में दुश्मन माने जाने वाले मुल्क में गीता को नेक जिंदगी दी। गीता उन्हीं की संस्था ईदी फाउंडेशन में रहती थी। मुखबिर गीता रास्ता भटक कर पाकिस्तान पहुंच गई थी। सीमा पर तैनात सैनिकों ने उसे इस्लामाबाद की एक संस्था को भेजा। कुछ समय वहां रहने के बाद गीता को ईदी फाउंडेशन भेजा गया। गीता ने ईदी फाउंडेशन में अपनी जिंदगी के 12 बसंत बिताए। ईदी साहब की पत्नी बिल्किस बानो का गीता से खास लगाव था।
इस्लामिक धर्म गुरु जाकिर नाइक के साथ मंच साझा करने के मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने श्री श्री रविशंकर पर जो आरोप लगाए थे, उस पर श्री श्री रविशंकर का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में श्री श्री रविशंकर जाकिर नाइक के कार्यक्रम में दी जाने वाली दलीलों को कुतर्क बता रहे हैं। ये वीडियो जाकिर नाइक के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद हुए श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम का है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कुछ समय पहले जाकिर नाइक के साथ मंच साझा किया था, जिसमें उन्होंने जाकिर नाइक की काफी तारीफ भी की थी। अब विवाद सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि जाकिर कोई आतंकवादी नहीं है और उनके ऊपर कोई मामला भी दर्ज नहीं है। बता दें, श्री श्री ने भी जाकिर नाइक के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और दिग्विजय सिंह इसी के बहाने श्री श्री पर हमला कर रहे थे। लेकिन श्री श्री रविशंकर के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब दिग्विजय सिंह के बयानों पर प्रश्न उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश में जारी तेज बारिश की वजह से भोपाल, सतना समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। राहत का काम जारी है। नर्मदा, पार्वती, चंबल, केन, तवा, तमस और सुनार नदियां उफान पर है। इससे कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित हो गया है। वहीं भोपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने के पैकेट बांटे गए हैं। सतना में 4000 लोग बचाए गए हैं। भोपाल, सतना में बरसात का पानी घरों और दूसरे रिहायशी इलाकों में घुस गया है। राज्य में 2 लोगों के बाढ़ के पानी में बहने की भी खबर है। इसके अलावा कई सड़कें टूट गई हैं, जिस वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के जबलपुर, रायसेन, होशंगाबाद, विदिशा और बैतूल समेत कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने आपात बैठक बुलाकर राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय बुरहान वानी के सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे जाने के बाद कश्मीर में जगह जगह पर हिंसा भड़क गई है। हिंसक भीड़ ने पुलिस पोस्ट, सुरक्षा कर्मियों और कुलगाम में बीजेपी ऑफिस हमला बोल दिया। पुलिस और लोगों की झड़प में एक की मौत हो गई, जबकि 11 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों में 3 पुलिस वाले हैं। वहीं युवाओं के ग्रुप ने अनंतनाग जिले के बांदीपुरा, काजीगढ़ और लारनूग में पुलिस चौकियों और स्टेशनों पर पत्थर फेंके। उधर साउथ कश्मीर के त्राल में हिजबुल कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की अंत्येष्टि में 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। पुलवामा जिले के कई हिस्सों से लोग त्राल के शरीफाबाद पहुंचे। वानी के साथ 2 और आतंकी सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए थे। जनाजे में जुटे लोगों ने इस्लाम के समर्थन और कश्मीर की आज़ादी के लगाए नारे। AIMIM अध्यक्ष सऊदीन ओवैसी ने इस्लामिक स्टेट को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि IS के नाम से कुख्यात इस्लामिक स्टेट के लड़ाके जहन्नुम के कुत्ते हैं। साथ ही ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं से अपील की कि वे इस्लाम और मानवता के लिए जिंदा रहे। हैदराबाद में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस्लाम के लिए जियो, मरो नहीं, इंसानियत के लिए जियो। ये हमारा मुल्क है, इसलिए मिलकर रहना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से IS के चुंगल में फंसने से बचने की अपील करते हुए ये कहा, पैगंबर की मस्जिद के सामने IS का हमला इस्लाम के दुश्मनों का है। इस्लामिक स्टेट इस्लाम को बर्बाद करने पर तुला है। इसके लड़ाके जहन्नुम के कुत्ते हैं। जिन लोगों ने रोजा नहीं रखा, उन्हें रक्का में कत्ल किया गया। ऐसे लोग को काट देना चाहिए। ढाका में पिछले हफ्ते हुए आतंकी हमले के बाद चर्चा में आए इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को लेकर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। सत्यपाल सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने जाकिर नाइक की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर 2008 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि जब वे कमिश्नर थे, उन्होंने डॉक्टर जाकिर को लेकर सरकार को भी अवगत कराया था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज ये दिन देखना पड़ रहा है। जाकिर नाइक धर्म परिवर्तन कराता है और लोगों को बरग लाता है। उसको विदेशों से फंडिंग भी होती है। बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने शनिवार को मेरठ में पत्रकार वार्ता करते हुए कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वही विवादों में आई डॉक्टर जाकिर नाइक की फंडिंग की जांच कराने की मांग की। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पर केंद्र की ओर से शुरू की गई छानबीन का शिकंजा कसता जा रहा है। नाइक के NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को विदेशों से मिलने वाले फंड की जांच के साथ साथ उनके उन व्याख्यानों की CD की भी जांच शुरू कर दी गई, जिनसे ढाका आतंकवादी हमले के कुछ हमलावर कथित तौर पर प्रेरित हुए थे। केंद्र ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब महाराष्ट्र सरकार ने 50 साल के इस्लामिक धर्म प्रचारक के उन व्याख्यानों की जांच के आदेश दिए हैं जिन पर विवाद पैदा हुआ है।
IRF की गतिविधियां केंद्रीय गृह मंत्रालय की नजरों में तब आई जब ये आरोप लगे कि इस संस्था को मिल रहे विदेशी फंड का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों और लोगों में कट्टरपंथी भावनाएं पैदा करने के लिए किया गया। अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय IRF को विदेशों से मिलने वाले पैसे के सोर्स का भी पता लगाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अवैध कॉम्प्लेक्स ढहाने के दौरान मलबे में कई लोग दब गए। मलबे के नीचे दबकर अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों के दबे होने की खबर सुन कैंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारी मौके से भाग निकले। हालांकि बचाव कार्य जारी है। घटना मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र की है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची है। रेस्क्यू के लिए NDRF की टीम पहुंची है। DM भी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे हैं। मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। कॉम्प्लेक्स में लोगों को हटाए बिना ही अतिक्रमण हटाया गया। खबरों की माने तो लोग कॉम्प्लेक्स से सामान निकाल ही रहे थे कि अतिक्रमण को ढहा दिया गया। फिलहाल 5 लोगों को मलबे से निकाला गया है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। कोरियाई प्रायद्वीप को लेकर अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने सबमरीन से लॉन्च होने वाले मिसाइल का शनिवार को परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ये जानकारी दी गई। इससे पहले पूर्वी एशिया में उत्तर कोरिया को लेकर फिर अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए। उत्तर कोरिया के तानाशाही रवैये को देखते हुए अमेरिका ने अपने सहयोगी देश दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए मिसाइल सुरक्षा प्रणाली लगाने का फैसला लिया है, जिसके विरोध में रूस सामने खड़ा हो गया। रूसी संघीय परिषद की आर्म्स कमेटी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका अगर दक्षिण कोरिया में मिसाइल रक्षा प्रणाली थाड़ की तैनाती करता है तो रूस पूर्वी क्षेत्र में मिसाइलें तैनात कर सकता है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।